तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यशवंत सिंह और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल यशवंत सिंह वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर, जिसमें हम बताते और सुनाते हैं मशहूर शिकारियों की शिकार कथाओं का वर्णन एक रोचक और रोमांचक अंदाज में। और इस समय जो अपनी कहानी चल रही है, मशहूर शिकारी जिम कार्बेट साहब की एक पुस्तक है द मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। एक ऐसे आदमखोर बाघ की कहानी है जो 8 वर्षों तक पूरे गढ़वाल क्षेत्र में वहां रहने वाले लोगों को आतंकित करके रखा था। और प्रतिवर्ष जो तीर्थ यात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते थे, तकरीबन 60 से 70 हजार सबको आतंकित करके वो रखा हुआ था। जिसमें अब तक मैंने 8 एपिसोड कर लिया है। आज मुझे 9वां एपिसोड करना है, लेकिन उसके पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज अगर आप नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। और ये अपनी इस सीरीज की जितनी भी कहानियां मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप एक बार किसी भी कहानी पर जाइएगा तो इसके बाद सारी कहानियां अपने आप ऑटोमेटिक खुलती चली जाएंगी। तो दोस्तों इसमें 8 एपिसोड मेरे द्वारा अब तक किया गया है। आज 9वां एपिसोड में लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। लेकिन 9वां एपिसोड मैं शुरू करूं उसके पहले रीकैप थोड़ा सा, जहां 8वां एपिसोड मैंने खत्म किया था, मैं बता दूं कि उस समय जब जिम कार्बेट और आइबर्टसन उस लड़की की लाश पर पहरा दे रहे थे, और जब शाम होती है तो शाम होने के साथ साथ ये लोग जिस पेड़ पर बैठे थे वहां से उतरते हैं। और उतरने के बाद एक पेट्रोल लालटेन इनके पास थी, वो लेकर चलते हैं। लेकिन संयोग से रास्ते में आइबर्टसन का पैर कहीं फिसल जाता है और वो लालटेन में लगा हुआ मेंडल जो जलता है वो फूट जाता है। और फिर ये अंधेरे में किसी तरीके से एक घर के पास पहुंचते हैं, जहां की तकरीबन 10 से 12 लोग अंदर घर में थे। बार बार ये आवाज दे रहे थे आइबर्टसन और जिम कार्बेट, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तो अंत में जिम कार्बेट ने अपनी जेब से एक माचिस की डिब्बी निकाली, और निकालने के बाद इन्होंने कहा कि अगर तुरंत दरवाजा न खुला तो मैं घर में आग लगा दूंगा। तो घर के अंदर से आवाज आई कि साहब प्लीज आप आग मत लगाइए, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। और वहां दरवाजा खुलता है। इसके बाद ये लोग उसके अंदर जाते हैं और फिर वहां से एक लालटेन इनको मिलती है जो काफी जंग लगी हुई थी। उसको लेकर ये अपने उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां की इनके आदमी प्रधान जी के घर के पास रुके हुए थे। और वहां पहुंचने के बाद प्रधान जी का एक कुत्ता था जो इनके पास जिम कार्बेट के पास जाता है और अपने बाल खड़े करके वो बाहर की तरफ मुंह करके भूंक रहा होता है और इनको बार बार सूंघ रहा था। तो उस समय जिम कार्बेट और आइबर्टसन लालटेन लेकर और राइफल लेकर बाहर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। और फिर जिम कार्बेट बताते हैं कि मैं उसी बरामदे में बाहर की तरफ रात को विश्राम किया और मेरे बगल वो कुत्ता सोया और हम दोनों बारी बारी से पहरेदारी करते रहे और उस रात कुछ नहीं हुआ। तो यहां तक मैंने कहानी बताई थी। अब 9वां एपिसोड यहां मैं शुरू कर रहा हूं। तो दोस्तों कार्बेट बताते हैं कि जब सुबह होती है तो मैं और आइबर्टसन बहुत ही होशियारी और सतर्कता के साथ उस लड़की की लाश के पास पहुंचता हूं, और इस उम्मीद में कि शायद कल रात जब उस नरभक्षी के द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा था और हम में से वो किसी को नहीं पा सका निगलने के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि वह लौटकर उस लड़की की लाश पर गया हो। लेकिन जब वहां पहुंचकर मैं देखता हूं तो लाश जिस तरीके से थी उसी तरीके की पड़ी थी, और यह देखकर मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं। और इसके बाद फिर कार्बेट बताते हैं कि आइबर्टसन को उस समय जरूरी काम निपटाने थे जो कि सरकारी काम थे, वो उसमें बिजी हो जाते हैं। और मैं राइफल लेकर उस बाघ की निगरानी करने के लिए वहां से थोड़ी दूर निकलता हूं। और इसके बाद चूंकि वहां चीड़ के इतने फल गिरे हुए थे कि उस पर चलना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने यह सोचा कि जहां कल गांव वाले बता रहे थे कि पूरब तरफ जो घना जंगल है, आज मैं उन घने जंगलों में चलकर देखता हूं, शायद वहां कोई पगचिन्ह या कोई निशान उसकी मौजूदगी की वहां मिले। और फिर कार्बेट पहाड़ी की उस धार पर पहुंचते हैं जहां की वो जंगल था। और जंगल में जब पहुंचते हैं तो बताते हैं कि वहां कटीली झाड़ियां और उभरी हुई चट्टाने थी जिसमें कि घुसना ही मुश्किल था। और अगर आप किसी तरीके से झाड़ियों के बीच से निकलते हुए आप जंगल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं
तो वहां उभरी हुई चट्टाने थी जिस पर किसी मनुष्य के अपने पैर को टिकाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन वहां तमाम जानवर, घुड़ल, काकड़ और जंगली सुअर, ये सब तमाम जानवर मैंने देखे और बाघ के पगचिन्ह को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसके ताजा पगचिन्ह कहीं हमको दिखाई नहीं दिए, सिवाय पुराने खुरचन के जो कि उसके पैरों के द्वारा चट्टानों पर किया गया था। इसके बाद कार्बन बोलते हैं कि मैं जब वापस लौट कर आता हूं, दोपहर का भोजन कर रहा होता हूं, तो उस समय रुद्रप्रयाग से वो पिंजरा भी आ गया था जिसको मैंने पिछले बाघ को जिसको मैंने मार दिया था फंसाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो खाना खाने के बाद मैंने सबसे पहले वो पिंजरा उस मृत लड़की के शरीर के पास पहुंचाया जहां की वो पड़ी हुई थी, और उसको व्यवस्थित ढंग से मैंने लगाने के बाद कुछ साइनाइड की गोलियां, जो साइनाइड जहर हमको मिला था, जगह जगह उसके शरीर पर, जहां की उसके शरीर का जो हिस्सा आधा खाया गया था, मैंने डाल दिया। लेकिन इस बात कार्पेट कहते हैं कि इस चीज का अनुभव मुझे नहीं था, लेकिन जब मैं नैनीताल से निकल रहा था तो अपने एक डॉक्टर मित्र से इस बारे में काफी गहन चर्चा की थी। मैंने उनसे बताया था कि सरकार यह चाहती है कि किसी भी प्रकार से, चाहे जो भी उपाय करना पड़े, उस आदमखोर को मारना है। तो न तो इसकी जानकारी हमको थी कि किस तरीके से इस जहर का इस्तेमाल करना है, न तो आइबर्सन को। तो मेरे डॉक्टर मित्र ने बताया कि बिल्ली प्रजाति के जो भी जानवर होते हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त जहर अगर कोई है तो साइनाइड ही है। और फिर वो जहर रखने के बाद मैं और आइबर्सन आते हैं, और क्योंकि कल जब हम लोग उस पेड़ पर बैठकर उस लड़की की लाश की तरफ देख रहे थे, तो वह आदमखोर आने के बाद संभवतः हम लोगों को देख लिया, इसलिए वह लाश पर मांस खाने नहीं आया। तो आज हम दोनों ने तय किया कि हम दोनों कहीं दूर यहां से जाकर किसी पेड़ पर मचान लगाकर बैठेंगे, और वहां से, चूंकि आज मैंने वह पिंजरा भी इतनी व्यवस्थित ढंग से लगाया था और दवा का भी मैंने इस्तेमाल कर दिया था, तो आज मुझे सिर्फ इंतजार अगर करना था तो उस आदमखोर के कि अगर वो वहां पहुंचता है और अगर उसका पंजा या उसका कोई भी अंग उस पिंजरे में फंसता है तो उसकी जोरदार गुर्राहट हमको जरूर सुनाई देगी। और इसके बाद कार्पेट बताते हैं कि जिस पेड़ पर ये मचान मैंने बनाई थी, जो काफी आरामदायक मचान थी, उस मचान पर मैं लेट भी सकता था, बैठकर बातें भी कर सकता था, और जरूरत पड़ी तो सिगरेट की कस भी ले सकता था। और हम और आइबर्सन दोनों सारी रात पूरी उम्मीद में कि शायद वह आदमखोर इस लड़की के शरीर पर मांस खाने के लिए आए, और हो सके तो वह फंस भी जाए। लेकिन सारी रात गुजर जाने के बाद जब हम लोग सुबह उठते हैं और पेड़ से उतरकर एक कप चाय पीने के बाद जब उस लाश के पास पहुंचते हैं, तो फिर मैंने देखा कि वह लाश जिस स्थिति और जिस अवस्था में पड़ी थी वैसे ही पड़ी थी। उसने किसी भी प्रकार से उस जानवर के द्वारा कोई भी डिस्टरबेंस नहीं किया गया था, कि मतलब यह कि वह जानवर उस रात भी नहीं आया। और यह सब देखने के बाद मैंने तय किया कि अब हमको यहां नहीं रुकना है। और उसकी वजह थी कि आइबर्सन को अपने काम से रुद्रप्रयाग जाना था। तो आइबर्सन नाश्ता करके अपने काम से रुद्रप्रयाग के लिए निकलते हैं, और मैं अपने आदमियों से अपने सामान को समेटने के लिए कहता हूं, ताकि मैं अपने 15 दिन की यात्रा के लिए नैनीताल निकल सकूं। और इसके बाद कार्पेट बताते हैं कि जब हम लोग अपना सामान पैक कर रहे थे, तभी 4 से 5 लोगों का एक दल मेरे पास आता है, और उन्होंने बताया कि यहां से तकरीबन 3 मील दूर गांव के प्रधान की एक गाय थी जिसको उस आदमखोर ने मार दिया है। और उन लोगों को पूरा विश्वास था कि उस गाय को उस आदमखोर ने ही मारा है। और उन लोगों का कहना था कि प्रधान बता रहे थे कि 2 दिन पहले उस आदमखोर द्वारा उनके दरवाजे पर जोरदार प्रहार भी किया गया था, और उसके खुरचन के निशान भी उसके दरवाजे पर है। और जब वो लोग इतना आग्रह करने लगे और बार बार आग्रह करने लगे, तो मैंने अपने आदमियों को साथ लिया, और वो जहर, साइनाइड जहर, और इसके बाद वो पिंजरा लेकर मैं प्रधान जी के घर की तरफ रवाना हो गया। और जब मैं प्रधान जी के घर के नजदीक पहुंच रहा था, तो शायद प्रधान जी ने मुझे दूर से ही आते हुए देख लिया, इसलिए बढ़िया ताजे गुड़ की दूध वाली चाय बनाकर वो रख कर मेरा इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही मैं उनके दरवाजे पर पहुंचा,
एक चारपाई पर बैठकर उस गर्मा गर्म पेय पदार्थ का आनंद ले रहा था, उस समय प्रधान जी मुझे उस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे थे। वो बता रहे थे किस तरीके से उस आदमखोर ने 2 रात पहले इनके दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया है। और संयोग की बात यह थी कि उस समय प्रधान जी के घर की छत की मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए प्रधान जी ने काफी लकड़ियां चिराकर उस दरवाजे के पीछे वाले हिस्से पर लगा कर रखी थी, इसलिए वह दरवाजा नहीं तोड़ पाया और कोई भी अप्रिय घटना होने से बच गई। और उसी गुस्से में वह वहां से निकलता है और उनकी गाय को मार देता है और मारकर तकरीबन 300 गज दूर एक जानवरों की पगडंडी के ऊपर समतल जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। फिर कार्बेट ने बताया कि मैं और उसका बेटा, चूंकि प्रधान जी गठिया से पीड़ित थे, तो वो अपने बेटे को मेरी मदद के लिए मेरे साथ भेजते हैं और जो मेरे आदमी मेरे साथ गए हुए थे उनके रहने की व्यवस्था प्रधान जी खुद वहां करने लगते हैं। और कार्बेट बताते हैं कि जब मैं उस पगडंडी को पकड़कर, जो कि जानवरों की पगडंडी थी, वहां से तकरीबन 300 गज दूर पहुंचता हूं, तो मैंने देखा कि वह गाय एक समतल जगह पर पड़ी हुई है, जिसका पिछला हिस्सा एक झाड़ी की तरफ था और पेट और अगला हिस्सा एक 1.5 फुट के मेड़ पर था। और मैंने देखा कि वह आदमखोर उस मेड़ पर बैठकर गाय के दोनों टांगों के बीच अपने टांगों को फैलाकर उसमें से गोश्त खाया हुआ है। और वहां पिंजरा लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया था, तो मैंने सबसे पहले जो काम किया वह यह कि जहां पर वह बैठकर गाय के शरीर से गोश्त खाया था, मैंने वहां की मिट्टी को थोड़ा सा खोद कर निकाला और निकालने के बाद मैंने वहां पिंजरा सेट कर दिया। पिंजरा सेट करने के बाद मैंने फिर से ऊपर से मिट्टी डाल दी, इसके बाद हरी घास डाल दी और फिर सूखी पत्तियां डाल दी और इसके बाद लकड़ियां मैंने डाली। और फिर ये सब करने के बाद मैं वहां से निकलता हूं और उस पूरी योजना पर, जो कि मैंने उस समय बनाया था, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता हूं। और वहां से निकलकर मैं पहुंचता हूं प्रधान जी के घर और उस मरी हुई गाय के बीच एक पेड़ था जिस पर मुझे बैठना था और इंतजार करना था उस आदमखोर का। कार्पेट बताते हैं कि मैं वहां पहुंचकर उस पेड़ पर एक पोजीशन लेकर बैठकर इंतजार कर रहा था, क्योंकि वहां मुझे करना कुछ नहीं था, मुझे इंतजार इस चीज का करना था, अगर वह आदमखोर वहां आता है तो इस तरीके से मैंने व्यवस्थित पिंजरा लगाया है कि वो बिल्कुल ही उसमें फंस जाएगा। और मैं बैठे बैठे जब मैंने देखा कि सूरज पहाड़ियों के पीछे की तरफ जा रहा है और परछाइयां लंबी हो रही हैं और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है, और जब इतना अंधेरा बढ़ गया कि उस पेड़ की छाया में मैं अपनी राइफल को भी नहीं देख पा रहा था, तो मैं तत्काल पेड़ से उतरा और उतरने के बाद सीधे रवानगी मैंने प्रधान जी के घर की तरफ की। और जब मैं प्रधान जी के घर की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे उसी समय यह फिर आभास हुआ कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। और मैं जैसे ही थोड़ा और आगे की तरफ जाता हूं और एक रास्ता जो कि तकरीबन प्रधान के घर से 30-40 गज की दूरी पर आता है, वहां एक समतल जमीन जिस पर की काफी नर्म मुलायम घास थी और एक बड़ी चट्टान थी, मैं डग भरते हुए वहां पहुंचता हूं। और वहां पहुंचने के बाद मैं उस चट्टान के पीछे जाता हूं और जाने के बाद मैं उस चट्टान के नीचे लेटकर अपनी एक आंख से उस गाय पर, जो कि मरी पड़ी थी, देखने की कोशिश करता हूं कि संभवतः हो सकता है कि वह आदमखोर वहां पहुंचा हो और फिर से उस गाय से गोश्त खाने का प्रयास करे। लेकिन मैंने देखा काफी देर वहां रुकने के बाद कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर जब पूर्ण रूप से अंधेरा हो गया तो मैं वहां से उठता हूं और फिर मैं उसी पुराने पगडंडी पर जिस पर मैं चल रहा था वहां पहुंचता हूं। और पहुंचने के बाद मैं सीधे प्रधान के घर की तरफ निकलता हूं और सुरक्षित पहुंच जाता हूं। लेकिन उस समय मुझे बार बार यह आभास हो रहा था कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। और रात को मैं खाना पीना खाने के बाद जब मैं सोता हूं तो इसके बाद सुबह प्रधान जी मुझे दिखाते हैं और बताते हैं कि रात में उस आदमखोर द्वारा फिर से उनके दरवाजे पर बार बार हमला किया जा रहा था। अब कार्बेट बताते हैं कि जब सुबह उठकर मैंने देखा वो सब चीज, तो वहां काफी धूल और मिट्टी थी, तो उसमें मैंने उस आदमखोर के पग मार्क्स देखे और उन पग चिन्हों का पीछा करते हुए मैं सबसे पहले उस जगह पर गया था जहां मैंने पगडंडी छोड़कर उस घास वाले स्थान पर उस चट्टान के पीछे गया था। तो वहां भी मैंने देखा कि जब मैं रास्ता छोड़कर उस स्थान पर गया तो वहां भी उसके पंजों के निशान थे। कार्बेट ने बताया कि शायद
कल की जिस तरीके की घटना वो मेरे साथ कर रहा था, आज भी ठीक उसी तरीके से वो मेरा पीछा कर रहा था। और इस उम्मीद में कि अगर यहां आने के बाद फिर आज वो मेरा पीछा कर रहा था, अगर मुझे नहीं पाया तो लौट कर वह मरी हुई गाय के पास जरूर जाएगा और गोश्त खाएगा। और अगर इस तरीके से उसने किया होगा तो जरूर वह पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचता हूं जहां की गाय मरी पड़ी थी, मैं वहां देखता हूं कि वहां से गाय ही गायब है। और यह देखने के बाद मैं काफी सन्न रह जाता हूं। और मैंने देखा कि वह वहां बैठकर फिर से उस गाय से गोश्त खाया था, और गोश्त खाने के बाद वहां काफी चक्कर लगाया था जो कि उसके पग मार्क्स बता रहे थे। और फिर उसने गाय को पकड़कर झाड़ियों के पीछे से घसीटता हुआ पहाड़ी के नीचे लुढ़का दिया था। और पहाड़ी के नीचे लुढ़काने के बाद 50 मीटर दूर एक बांस का पेड़ था, वहां ले जाकर उसकी लाश को छोड़ दिया था। और उसके पग चिन्ह जो थे उसका फिर मैंने पीछा किया, जहां तक गए थे तकरीबन 1 मील तक मैंने पीछा किया जहां उसके पग चिन्ह मिल रहे थे। लेकिन आगे जब वह निकलता है जहां की चट्टाने और कठोर भूमि मिलती है, जहां उसके पग चिन्ह मिलना बंद हो जाते हैं, तो मैं थक हार कर वापस आता हूं उस मरी हुई और बची हुई गाय के पास। और इस रात में कुछ कर नहीं पाया, इसका मुझे काफी अफसोस था। और इस बोध को कम करने के लिए मैंने जो साइनाइड जहर था, जो गाय का बचा हुआ हिस्सा था, सब में लगा दिया। लेकिन एक चीज यह मैं जान गया कि 8 वर्षों तक मनुष्य के नजदीक रहते रहते एक जानवर कैसे और कितना चतुर और चालाक बन गया है। और इसके बाद कार्बेट बताते हैं कि उस रात रुकने के बाद मैं फिर सुबह जब जाता हूं देखता हूं तो जो बचा हुआ हिस्सा था गाय का, जिसमें मैंने वो साइनाइड जहर का इस्तेमाल किया था, वह पूरा हिस्सा खा लिया जाता है। और मुझे उस समय आभास होता है कि यह शायद उस आदमखोर के द्वारा नहीं खाया गया है, बल्कि किसी दूसरे बाघ के द्वारा खाया गया है। लेकिन मैं लौटकर प्रधान जी के घर के पास आता हूं और यह सब घटना मैं उनको बताता हूं। और बताने के साथ साथ मैं उनसे यह कहता हूं कि अब मैं उस बाघ की खोज में एक दिन भी यहां नहीं रुक पाऊंगा। अब मुझे किसी भी कीमत पर यहां से नैनीताल के लिए निकलना होगा। लेकिन एक चीज मैं बताकर और कहकर जा रहा हूं, वो है यह कि अगर उस आदमखोर बाघ की, जिसने कि उस जहर को खाया होगा, अगर उसकी कोई खाल या चमड़ी मिले तो लाकर आप पटवारी को दे दीजिएगा, और 100 रुपए का इनाम लौटने के बाद मैं दूंगा। और इसका जिक्र करते हुए कार्बेट बताते हैं कि तकरीबन 1 महीने बाद सड़ी गली वह खाल पटवारी को दी जाती है, और पटवारी उसे गाड़ कर जमीन में गाड़ कर दफन कर देता है। और अब कार्बेट बताते हैं कि अब मैं पूरी तरीके से तैयार होकर अपनी नैनीताल यात्रा के लिए अपने साथियों को लेकर निकलता हूं। और निकलने के साथ साथ जब मैं चटवा पीपल पुल की तरफ बढ़ रहा था और उसके नजदीक पहुंच रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरे रास्ते में एक सर्प मेरा रास्ता आराम से काट रहा है। खड़ा होकर उस सर्प को रास्ते को क्रॉस करने देता हूं, और माधव सिंह जो कि मेरे पीछे था, वो मुझसे कहता है कि साहब, यही है वो प्रेतात्मा जो आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। और यह सब होने के बाद जब वो क्रॉस कर जाता है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब कार्बेट बोलते हैं, आज मैं गढ़वाल को उस आदमखोर की दया पर छोड़कर जा रहा हूं। आप मेरे इस बात को, मेरे इस विचार को बिल्कुल ही हृदयहीन कहेंगे, जो कि मुझे भी महसूस हो रहा है। और इसकी तमाम आलोचना भी अखबारों में हुई, क्योंकि उस समय हर रोज खबरें इस आदमखोर से संबंधित छपती थी, तो उस दौरान मेरी भी काफी आलोचना हुई। लेकिन मैं एक चीज ज्यादा ना कुछ कहते हुए बताना चाहता हूं, वह यह कि दबाव में अनिश्चित काल तक कोई काम नहीं किया जा सकता। मैं जब से गढ़वाल आया, तब से उस आदमखोर को पाने के लिए मैं रात रात भर जगा। मैं उन सड़कों पर चला जिन सड़कों पर या तो मैं चलता था या तो वह आदमखोर चलता था। मैं जहां जहां वह अपने असफल प्रयास किए आदमियों को मारने के लिए, मैं वहां वहां गया। मैं कई कई रात तक जागा, चाहे चांदनी रात रही हो, चाहे अंधेरी रात रही हो, मैंने अपने जीवन का परवाह नहीं किया, और मैं उस आदमखोर के पीछे पीछे रहा। लेकिन जब मैं वहां से लौट रहा होता रात को, तो सुबह फिर जब मैं वापस जाता तो मैं देखता कि उसके पग चिन्ह
मेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचते। और यह सब सोचकर कि वह मेरा पीछा कर रहा है, एक आम इंसान समझकर मेरे हृदय में एक हीन भावना जागती। और यह एक ही बार नहीं होता, बल्कि यह कई बार इसकी पुनरावृत्ति होती। और यह सब मैं देखता और देखने के बाद उस हीन भावना को भी मैं बर्दाश्त कर लेता। कार्पेट बताते हैं कि ऐसे भी दिन आए कि जब उसके दांत मेरी गर्दन पर किसी भी समय पड़ सकते थे, लेकिन इन सब की परवाह बिना किए मैं उसके पीछे निरंतर चलता रहा। लेकिन आज यह सब करते हुए मैं इतना थक गया हूं, मेरे शरीर में अब वो क्षमता नहीं रह गई है कि मैं और अधिक प्रयास कर सकूं। हाँ, अगर मैं इस वक्त यहां रुक जाऊं तो मैं गढ़वाल के लोगों को कुछ फायदा तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ जरूर एक चीज है कि अगर और ज्यादा मैं रुका तो मेरी जान जरूर जा सकती है। और यह जानते हुए कि जो काम मैंने खुद अपने हाथ में लिया हूं, उसे अस्थायी रूप से आज इस तरह से छोड़ के मैं जा रहा हूं, मेरी कितनी आलोचना होगी। और अखबारों में मेरी आलोचना हुई भी, लेकिन एक चीज मैं बताना और कहना चाहता हूं कि मैं गढ़वाल के लोगों से यह कहकर जा रहा हूं कि आज मैं जरूर यहां से जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द लौट कर आऊंगा। और इस आदमखोर से, जैसे और मेरे बच्चियों को मार कर मैंने तमाम लोगों को उससे आजादी दिलाई है, उससे मुक्ति दिलाई है, मैं गढ़वाल के लोगों को भी दिलाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। लेकिन प्लीज आप नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।